Hello everyone. Welcome to the very first class of CMA Final Law. हमारे हिंदी इंग्लिश मिक्स बैच का ये पहला क्लास है and it gives me immense happiness. First class is always very exciting, very full of enthusiasm. फॉर द स्टूडेंट्स हमारा एंथुजियाज्म तो फिर भी बना रहता है एंड तक, बट बच्चों का एंथुजियाज्म क्या होता है? इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, कभी हाई कभी लो. तो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू बी बोरिंग एट ऑल. कंसीडरिंग कि ये सब्जेक्ट हमारा लॉ है, कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ जर्नी, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टफ जर्नी एट ऑल. इस क्लास में, आज के इस क्लास में, which is all about introduction, I am going to tell you, I am going to discuss with you how the classes are going to be. हमें क्या करना है, आपका अप्रोच क्या होगा, मेरा अप्रोच क्या होगा, what efforts you need to put in, what efforts I need to put in, how are we going to collaborate, और हम कैसे बिल्कुल सक्सेस की तरफ ऐसे चलते हुए जाएंगे. See, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट द की टू सक्सेस इज नॉट अबाउट फोकसिंग ऑन ऑब्स्टिकल्स, इट्स फोकसिंग ऑन योर गोल्स. आपको अपने गोल को ध्यान में रखना है, आपको सॉल्यूशंस पे फोकस करना है. तो ऑफ कोर्स दिस मोड ऑफ लर्निंग मे ऑल्सो हैव सर्टन ऑब्स्टिकल्स, बट हर एक का सोल्यूशन है हमारे पास, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल दैट सोल्यूशन right here in today's class itself, ताकि थ्रू आउट द जर्नी आपको कोई भी डिफिकल्टी ना फेस करनी हो. क्लासेस मेरे दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 100% इंग्लिश, देन दिस इज़ नॉट द राइट क्लास फॉर यू. दिस इज़ अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. जो हमारा इंग्लिश बैच होता है उसका क्लास है चिल्ड्रन. सो see to it, if you are looking for 100% English classes, check out the other video. Right now, CMA Final Law, Paper 13, Corporate Laws and Compliance. You're all grown-ups now. बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो एंड you're just one step behind. एक और स्टेप एंड माय डियर, आप अगले लेवल के प्रोफेशनल्स बन जाने वाले हो. अभी आप एस्पिरेंट हो, फाइनलिस्ट हो, and this journey from being an aspirant to actually becoming a professional is really special. So don't miss out this journey. इसके अच्छे moments को भी आप cherish करते हुए चलिए. हम अगर इस पेपर की बात करें तो this paper is little tricky, little difficult for scoring. बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम, वाई द स्टूडेंट्स डोंट गेट नंबर, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं. ओवर द ईयर्स आई हैव कंपाइल्ड ऑल माई एक्सपीरियंस, आई हैव कंपाइल्ड थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज कि किस टॉपिक में कहाँ पे कैसी क्वेरी आ सकती है. इन सब चीज़ों को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है क्लासेस में, कि आपको किसी भी पॉइंट पे अगर दिमाग इस तरीके से जाता है तो इससे पहले कि आपके माइंड में वो क्वेरी जनरेट हो, आई विल बी देयर टू आंसर द सेम. उसके बाद भी, that means let me be very very clear to you, the material that I'm going to provide you is completely exhaustive. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. There's going to be 100% coverage according to your institute's material. And when I say this, it does not mean कि मैं कोई भी मिक्स मैच करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं. आई अंडरस्टैंड कि आपके एक चैप्टर में अगर 4 सेक्शन कवर्ड हैं तो यही 4 सेक्शन आप पढ़ें. आप सेक्शन एक्स्ट्रा तो मैं कभी एक आध दो पढ़ा देती हूँ आपको, द रीज़न उसके साथ कनेक्टेड होता है तो, बट आप कोई भी चीज़ ऐसी मिस नहीं करेंगे फॉर श्योर विच इज़ देयर इन योर सिलेबस. ठीक है, एक एक पेज रीड करके मैंने मटेरियल बनाया है. सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट एट ऑल. द वरी इज़ नाउ कंप्लीटली ऑन मी. ठीक है, आपको बस वो करना है विच आई टेल यू. सो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग माई गाइडलाइंस. राइट नाउ, पहली बात, मैम व्हाट आर वी गोइंग टू गेट. हर एक के बहुत सारे सवाल होते हैं. आज के इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन और इन क्वेरीज को ही एड्रेस करने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग that you have in your mind, ma'am, what are we going to get? So my dear, you are going to get class notes. You will get my handwritten notes. Handwritten notes are for revision. ठीक है, handwritten notes ये जो आपको दिख रहे हैं, these are all my handwritten charts. ये आपको एक सब्जेक्ट में नहीं, एक चैप्टर में नहीं, सारे चैप्टर्स में मिलेंगे.
पहले हमारी जो चार्ट बुक आती थी, इट वॉज नॉट सो कॉम्प्रिहेंसिव, इट वॉज नॉट सो एग्जॉस्टिव, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड, बट इस बैच की जो चार्ट बुक है दैट्स कम्प्लीटली एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर का यू हैव अ क्विक रेफरेंसर, आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, यू रीड दैट एंड यू आर रेडी फॉर एग्जाम्स, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ वही पढ़ के एग्जाम में पास हो जाएंगे, भाई पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। एग्जाम्स के जस्ट पहले जो आपका रिविजन होता है वो आपके हैंड रिटन नोट से एकदम आराम से हो जाएंगे, प्लस यू हैव अ क्वेश्चन बैंक। नाउ क्वेश्चन बैंक इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कुछ क्वेश्चंस जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एंड कुछ क्वेश्चंस जो आपके सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, दे ऑल विल बी विद आंसर्स। पहले मैं आपको आंसर्स नहीं प्रोवाइड करती थी, मैं सिर्फ डिस्कशन करती थी। द रीज़न वॉज दैट आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक स्टूडेंट्स मोर डिपेंडेंट ऑन मी। मैं ये स्पून फीडिंग में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी, ना आज करती हूँ, येट आई एम प्रोवाइडिंग यू द सोल्यूशन। बट आज भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ डोंट लुक एट द आंसर्स, प्लीज़ डोंट लुक एट द आंसर्स, आई डोंट वांट यू टू लुक एट द आंसर्स, ठीक है। आई वांट कि आप इसको खुद से अटेम्प्ट करें, प्लीज़ डोंट बी स्पून फेड कि जितना मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं चलो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जब आप अपना इतना सा एफर्ट डालते हो ना, इट मल्टीप्लाइज, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स अपनी तरफ से एफर्ट डालें, उनके ब्रेन और ओपन होते हैं, उनको और अच्छी लर्निंग होती है, राइट। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द आंसर्स, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू लुक एट द आंसर्स अनलेस नीडेड, फाइन। नाउ ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। सो यू हैव कंप्लीट क्लास नोट्स फॉर द डिटेल्ड स्टडी फॉर दैट कंसेप्ट बिल्डिंग, एंड देन you have handwritten charts for revision, and then you have question bank for practice, right? Questions में जब हम करते हैं तो I'm going to highlight the questions कि ये ज़्यादा important questions हैं, ये कम important है। Apart from that जो मेरा material है उसमें आपको section की list, उसमें आपको penalty का chart, सब चीज़ everything is being given to you, so you just have to follow that, right? Now next thing, मैम हम क्लासेस पढ़ने कैसे वाले हैं, मतलब हाउ इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच। सी लॉ में मैं क्या कोई भी आपको कुछ नया नहीं बता सकता है। लॉ मीन्स ये है, राइट। वी कैन नॉट मेक अ लॉ, वी कैन गिव यू अ लॉजिक अबाउट लॉ, बट वी कैन नॉट मेक अ लॉ, राइट। सो हमारा जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होगा, नो बिफोर आई टेल यू दैट, एक बात मैं आपसे और बोलूँगी, देयर इज़ अ 4 स्टेप लर्निंग। 4 स्टेप लर्निंग मतलब क्या? 4 स्टेप लर्निंग मतलब मैं बोलूँगी कंसेप्ट, लर्निंग, आंसरिंग एंड प्रेजेंटेशन। इफ यू कैन गेट ऑल दीज 4 स्टेप्स then you can definitely clap for yourself. CLAP, concept, learning, answering and presentation. पहला स्टेप होता है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, which is extremely important no matter how much you ignore it। आजकल जो questions हमसे पूछे जाते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, या फिर in future जब आप actually professional world में step in करोगे and उसको face करोगे, then you will realize कि अरे बाबा रे, पढ़ा तो कुछ और था, यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि हमने जब पढ़ा उसको तो हमने उसको हर एंगल से, हर सिचुएशन से एनालाइज नहीं किया। So it's very important that you build up a strong foundation, a strong concept. Law is extremely important in the practical world, extremely important, बहुत काम आता है। जैसे taxation एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बहुत काम आता है, वैसे law एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। So my dear, what is the provision से पहले हम पढ़ेंगे क्यों। दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ अ प्रोविजन। ये प्रोविजन क्यों है, कैसे है, क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है। ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड what is a provision, and then we also need to understand its practical applicability and analyzing it from every possible situation, ठीक है। तो with use of different examples हम अपने एक concept को wind up करेंगे। This is going to be your concept building। concept building के बाद का पार्ट आता है learning। इसके लिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश है रिवाइजिंग, रिविजन इन क्लास, रिविजन एट होम। So there are going to be 2 revision in class with me, revision at home which you have to do.
तो ये आपको करना ही करना होगा. यू हैव टू स्टे अटेंटिव थ्रू आउट द क्लास एंड वॉट एवर रिविजन आई एम टेलिंग यू टू डू वो आपको करना ही करना है और उसी वक्त करना है. जो टाइम लिमिट मैंने आपको दी है उसी में करना है. ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस ना तो मतलब एकदम फोड़ के आओगे यार एग्जाम में. कोई दो राय नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है. यू जस्ट फॉलो दिस, राइट. थर्ड कम्स योर प्रेजेंटेशन. लर्निंग में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है वी नीड सम लर्निंग टेक्निक्स, वी नीड सम निमोनिक्स, ठीक है, कि हाँ ये ऐसे याद होता है, वो वैसे याद होता है. तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है और जहाँ जहाँ बहुत अच्छे से जेल होता है वहाँ मैंने वो भी बनाए हुए हैं. देन कम्स योर प्रेजेंटेशन पार्ट. प्रेजेंटेशन के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे बिकॉज ऑफकोर्स लॉ में किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना चाहिए, इतने मार्क्स का आए तो क्या लिखें, इतने का आए तो क्या लिखें, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो. एंड लास्टली प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम्स. तो जब सारी मेहनत हो जाएगी तो ये प्रेजेंटेशन के जो 3 आवर्स होते हैं ये आपके ऊपर है. तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. ये एफर्ट्स हम दोनों के म्यूचुअल होंगे. आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट इन all the efforts that I can, और आपको भी अपना 100% देना है, तभी together we can achieve this, right? So one thing, this is the material that you are going to get is clear. How we are going to study, that is also clear. I am going to provide you all the latest classes, no mix and match with the NECA final या फिर ऐसा कुछ भी नहीं. आपका जो करिकुलम है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस दूंगी मैं. पूरे अपडेटेड, पूरे लेटेस्ट क्लासेस हैं. येट इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट और अपडेट माय डियर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. आपको कोई भी एकेडमिक अपडेट यहीं पे मिलेगी. सो यू हैव टू सब्सक्राइब, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी थ्रू आउट, राइट. सो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स राइट हियर. नाउ even after this, if you have any query, if you want to connect to me, if you want to just ask me, मैम आज पढ़ाई नहीं हुई, आज पढ़ाई नहीं हो रही, आज दिमाग ये खराब है, आज ऐसा हो रहा है, ये 4 बार पढ़ लिया नहीं आ रहा, कुछ भी आपके मन में डाउट आता है तो यू हैव माई डायरेक्ट नंबर, ठीक है. डायरेक्ट नंबर मैं यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं बोलूँगी, वो आपको तभी मिलेगा जब आप क्लासेस सब्सक्राइब करते हो, राइट. सो आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो एंड यू कैन आस्क मी क्वेरी. आई एंडीवर टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू क्वेरीज एसएप, राइट. स्टिल उसके सारे डिटेल्स आपको कोर्स सब्सक्राइब करने के बाद मिल जाएगी कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है. पर यू कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली, ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई और आपको आके ऐसे आपके क्वेरी का जवाब देगा. वो डायरेक्ट मेरे पास आती है, मैं डायरेक्ट इंटरैक्ट करती हूँ, वॉइस नोट, मैसेज, जो भी जैसे भी करना होता है, इट्स बिटवीन अस, देयर इज नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड, राइट. तो लॉ का मन अब हम लोगों को डर, लॉ का मैं क्या बोलूँ, जैसे अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, टैक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनसे बच्चों को बहुत कम डर लगता है. पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बहुत कम डर लगता है. इनफैक्ट अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ ना तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि भाई अकाउंट्स है, रात में 1 बजे भी उठा के अकाउंट्स के कितने भी क्वेश्चंस करवा लो, बड़े आराम से हम कर लेते थे. कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वॉट एवर, राइट. बट लॉ कोई बोले आधी रात उठ के पढ़ लो, अरे ना बाबा सोने दो यार, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड लॉ का ये जो डर है ये हर स्टूडेंट के मन में होता है. सो ये जो लॉ का डर है इसको हमें मन से निकालना है और ये हमारी जो नैया है इसको मिल के पार लगाना है, राइट. सो योर एफर्ट प्लस माइंड इज गोइंग टू बी कंबाइंड एंड हम लोग फोड़ देंगे, है ना. चलो, सो नाउ CMA फाइनल लॉ क्या है हमारा. इस पूरे के पूरे कोर्स में हमारा कोर्स 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, A, B एंड C. A बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ऐसा क्यों हम मानते हैं, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है. कवरेज इन द सेंस 60 मार्क्स का ये है, पर आपको पता है 60 मार्क्स के लिए आपको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कितना 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 ज़्यादा. कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे. तो इससे
ज़्यादा स्कोरिंग क्या है हमारे लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। छोटा सा टॉपिक है, ऑल्दो समटाइम्स स्टूडेंट्स फाइंड इट बोरिंग, बट 15 मार्क्स सिक्योर कर देता है। एंड देयर आर जस्ट सेट ऑफ 15-20 क्वेश्चंस, वही घूम घूम के आते हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में आपको मिल भी जाएंगे, राइट। सो बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मार्क्स का हमारा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। हमारा सेक्शन बी अदर कॉर्पोरेट लॉज है, जिसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी एक्ट्स हैं बट छोटी छोटी हैं। सेक्शन ए में हमारा कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट में भी आपको सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, यू हैव अ रिस्ट्रिक्टेड सेक्शंस। एंड आईबीसी में भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यू डोंट हैव टू रीड ऑल। आईबीसी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, देयर हैव बीन कांस्टेंट चेंजेस। हमारे इंडिया में ना ये प्रॉब्लम है, लॉ पहले ले आते हैं और उसके बाद लगता है कि अरे भाई ये मैं क्या लेके आया, तो उसके बाद उसमें कॉन्स्टेंटली क्या होता है, चेंज आता जाएगा। तो पता नहीं कब तक चेंजेस आते रहेंगे। खैर, जो भी चेंजेस आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करके हम भी पढ़ते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट जिद्दी है तो हम क्या कम जिद्दी हैं। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू कीप ऑन अपडेटिंग आवरसेल्व्स, राइट। लॉ सब्जेक्ट में नींद बहुत आती है, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स और अगर लॉ को कंपैरिजन करें तो क्या होता है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स बोलेंगे कि आलस आता है, हमारे पास आगे आलस रुक जाता है, जाता ही नहीं है। तो हमें उसको आने ही नहीं देना है, क्योंकि अगर आया तो फिर वो रुक जाएगा और जाएगा नहीं। तो ये कोशिश मेरी भी है कि आपको क्लास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट फाइंड इट बोरिंग। So I have a lot of stories, I have a lot of examples, I have some animated videos and all also. तो सबको incorporate करके classes are going to be interesting, ठीक है। फिर भी चलो इसके बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। Let's move further. We have SEBI Act, we have SCRA, we have Competition Act, we have Banking Regulation Act, SIRFASI, PMLA, Insurance, EDA, बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स हैं, सबको हम पढ़ेंगे, सबको हम डिस्कस करेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट बिफोर दैट, कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस, दिस इज आवर सब्जेक्ट। क्या होता है लॉ? भाई मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगी, कीपिंग इन माइंड कि आपने जो भी फाउंडेशन इंटर लेवल पे पढ़ा है डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ा होगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की होगी। येट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करते हैं या कुछ भी, तो उनके पास शायद एकदम रूट से नॉलेज ना हो, बट आई वॉन्ट यू टू गेन दैट इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। तो वो इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम खुद उतर के उस पूरी जर्नी को विटनेस करेंगे, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लॉ, राइट। So law is basically a set of rules and regulation, कुछ कायदे और कानून जो हमें बताते हैं, जो हमें आप कह सकते हो एक तरीके से आदेश देते हैं that you have to follow this if you are a citizen of this country। जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारी फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं कि हाँ ठीक है, रात में 9 बजे के बाद नहीं आना है, आए तो अच्छे एकदम बैंड बजेगी। तो दैट इज सर्टन रूल्स विच योर फैमिली और मे बी योर फादर हैज़ मेड फॉर यू। You are a part of that family, but that family is presided over by your father and he has made that rules for you. And you all as responsible citizens और रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आप फॉलो करते हो। तो लॉ भी क्या होता है, कोई भी काम करने का तरीका। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, अगर आप नहीं करते हो तो उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। वाई? बिकॉज ऑल्दो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी जस्ट कैन नॉट लिव ऑन आवर ओन, है ना। हम सब अपने अपने मर्जी से काम करने वाले नहीं हो सकते हैं। अगर ये रूल फॉलो नहीं करना है, गाड़ी मत चलाइए। अगर कंपनी का रूल फॉलो नहीं करना है, कंपनी मत बनाइए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम रूल्स, लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलेशंस।
बट जब सबसे पहले हम लॉ की बात कर रहे हैं ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई लॉ बनाता कौन है, हु मेक्स लॉज। वी हैव थ्री बॉडीज। एक होती है हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव, एक होती है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, और एक होती है हमारी जुडिशियल बॉडी। मैं आपको इस तरीके से आज समझाने वाली हूँ कि शायद आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे कि क्या है हमारा जो पूरा का पूरा सिनेरियो या पिक्चर है, कहाँ से लॉ क्या कैसे होता है। बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग अ सब्जेक्ट, आई बिलीव यू मस्ट नो अबाउट इट। ये आपसे एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आई फील यू मस्ट नो अबाउट इट, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट। इसीलिए मैं आपको इसको पूरा अच्छे से बता रही हूँ। देयर माइट बी मेनी स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई लॉ कौन बनाता है। लॉ सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। ये हमारा एक जनरल नोशन होता है, जनरल कंसेप्ट होता है जो हमारे दिमाग में होता है कि लॉ इज मेड बाय गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट ने रूल बनाया, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, हम उसका पालन करते हैं। भाई क्यों? हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लॉ तो हम खुद बनाते हैं। वाह मैम, आज पता चला हमारे अंदर इतनी शक्तियां, लॉ हम खुद बनाते हैं। काश हम तो ऐसा लॉ बना ही नहीं सकते, और इतना लॉ, वो भी मतलब बच्चों के ऊपर इतना बर्डन डालने वाला, ये तो हम बिल्कुल नहीं बना सकते। खैर, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। अगर आप यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू देखो तो हु मेक्स लॉ एंड एक्ट में आपको दिखेगा हुएवर हैज पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स सबसे सुप्रीम पावर किसके पास हो गई? हमारे भारत का जो संविधान है, भारत का इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जनरल पब्लिक है। ठीक है, whoever has written the constitution, I'm not talking about that, हम यहाँ पे जनरल नॉलेज आपकी नहीं टेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से ही बना है, एंड दैट इज सुप्रीम। नो, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू एनीवन। लोगों को सही तरीके से रहने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन बी रिटन, राइट। कि कहीं किसी को तो हमें कुछ तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी हाफिज़ इन द कंट्री, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू एनीवन। तो फिर आप एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह रह नहीं पाओगे, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स पावर। जैसे हम बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट में आरओसी के पास पावर है नोटिस भेजने की, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी हुई है पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी हुई है स्टेट लेजिस्लेचर को, और दोनों को। अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स क्या है? सेंट्रलाइज्ड टैक्स है। भाई मैं उत्तर प्रदेश में रहूं, मुंबई में रहूं, कश्मीर में रहूं, कहीं पे भी रहूं, मेरे ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। So income tax is something which is a matter which concerns the whole nation. So it is a central matter. ये कोई स्टेट का मैटर तो नहीं है। तो इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में कानून बनाने का अधिकार भी सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। गवर्नमेंट नेवर मेक्स रूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट नेवर मेक्स लॉज। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के मैटर्स को 3 एंट्रीज में क्लासिफाई किया गया है। वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट एंड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, तो वो उसके बारे में लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। स्टेट मैटर्स कुछ लिखे हुए हैं इन द स्टेट लिस्ट, उसके बारे में रूल लॉ बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। फाइन, तो आपको ये समझ में आ गया। अब अगला सवाल ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट। सुना तो बहुत है पार्लियामेंट के बारे में, पर पार्लियामेंट आखिर है क्या? हम बोलते हैं एक्ट इज पास्ड इन पार्लियामेंट,
एंड यू ऑल नो द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ एक्ट। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हम सबको पता है कि पहले बिल ड्राफ्ट होता है, देन इट इज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़ पेपर सजेशंस, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहले लोकसभा में पास होता है, अप्रूवल मिलता है, फिर हम राज्यसभा में देते हैं, राज्यसभा में अप्रूवल मिलता है, फिर हम प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, तो बिल बिकम्स एन एक्ट। दैट मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट। लोकसभा में कौन होता है? लोकसभा में कौन होता है भाई मैम? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। सी अगेन एज आई टेल यू, हम लॉ बनाते हैं, हम कानून बनाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बाबा रे दिन पतन तरक्की कर रहे हैं हम, है ना, पॉपुलेशन के मामले में तो ज़रूर कर रहे हैं। तो कुछ भी कहो, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम ऐसे घर घर नहीं जा सकते। भाई आज आपका क्या मन करता है, आपके हिसाब से लॉ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप वोट करिए, आप हर एक लॉ पे वोट करिए। ये कानून देखो, पहले क्या होता है, पहले प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैफिक रूल्स कुछ नहीं थे, इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, यहाँ से एक्सीडेंट, वहाँ से एक्सीडेंट, ऐसे 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 ऐसे। गवर्नमेंट को समझ में आया नहीं 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 नहीं, वी नीड टू स्टॉप दिस। किसी को भी समझ में आया वी नीड टू स्टॉप दिस, तो भाई इसके बारे में लॉ बना। ऐसे ही जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एनी लॉ विच हैज़ टू बी मेड, अभी मैं एक जनरल टर्म यूज़ कर रही हूँ लॉ, सो एनी लॉ विच हैज़ टू बी मेड, हमें हर किसी से पूछना पड़ेगा। अरे बाप रे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने लोगों के पास अगर हम घर घर जाएंगे और हर किसी से पूछेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद भी कोई ना कोई छूट सकता है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, हम हर किसी के पास नहीं जा सकते। हमने कहा आप जनता, आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे दीजिए, हम उससे पूछ लेंगे, जो वो बोलेगा हम ये मान लेंगे कि वो आप सबकी राय है। दैट्स वाई वी इलेक्ट पीपल। और हम दो इलेक्शंस करते हैं, एक हम इलेक्शन करते हैं फॉर द पार्लियामेंट, दैट इज यू कैन से फॉर वी इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर गोइंग टू सिट इन लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, इसीलिए उसको बोला जाता है ना हाउस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे लोग बैठते हैं, हमने जिसको इलेक्ट किया है। लोकसभा मतलब वो जो पब्लिक बोल रहा है वो लोकसभा बोल रही है। लोकसभा ने अगर कोई चीज को पास किया तो जनरल पब्लिक ने उसे पास किया, क्योंकि हम ही ने उनको ये पावर दी है, अथॉरिटी कन्फर की है, राइट। सो लोकसभा मीन्स जनरल पब्लिक ओनली। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में भी हम जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, दे एक्चुअली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, है ना। तो खैर हमारा टू वे प्रोसेस होता है। तो आपको समझ में आया, हम ही लोग आखिर में उस लॉ को पास करते हैं, हमारे थ्रू वो जाता है, हमारे थ्रू वो जाता है। गवर्नमेंट नहीं बना रही है लॉ, गवर्नमेंट नहीं बना रही है लॉ, हम उस चीज़ को पास करते हैं, हमारे थ्रू वो आगे बढ़ता है। डू यू गेट माई पॉइंट? राइट। सो वट एवर वी आर सेइंग एक्चुअली इज coming as a law, coming as a rule for us only। तो हम अपना कानून खुद बनाते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स पावर टू पार्लियामेंट फॉर मेकिंग सेंट्रल लॉज, कुछ मैटर्स के लिए। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लॉज मतलब आप कह सकते हो जो पूरी की पूरी सब जगह अप्लाई होता है। इट्स नॉट समथिंग विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में लॉ पूरे गवर्नमेंट पूरा का पूरा नेशन बनाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। So first of all, bill is introduced in Lok Sabha, then Rajya Sabha, and then President. It gets the assent, and any bill becomes an act. मतलब वो कानून बन जाता है। पहले एक ड्राफ्ट प्रपोजल होता है, वो ड्राफ्ट प्रपोजल जब पास ऑन हो जाता है तो वो एक कानून बन जाता है। आई होप दैट्स क्लियर। तो ये क्या हो गई? हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, ये हमारी क्या हो गई? लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की। पार्लियामेंट
कानून बनाता है और जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, वो कानून चलाती है, वो कानून चलाती है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में आपने हमेशा सुना होगा बहुमत, राइट, या मेजॉरिटी वोट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल लोकसभा में इफ देयर आर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 550 सीट्स, उसमें से मैं बोलती हूँ 310 सीट्स सपोजिटली बीजेपी को मिल गई। सो बीजेपी को बहुमत मिल गया, बीजेपी को मेजॉरिटी मिल गई, राइट। अब इस मेजॉरिटी के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट ये फॉर्म करेंगे। गवर्नमेंट ये फॉर्म करेगा का मतलब क्या होता है, दे आर नॉट द लॉ मेकिंग अथॉरिटी एज सच, क्योंकि अभी भी लोकसभा में और लोग भी हैं, ठीक है, उनकी भी मेजॉरिटी है, बट और लोग भी हैं, है ना। तो सब कोई मिलके डिस्कशन कर रहा है, सब कोई मिलके वोट कर रहा है, बट इसको चलाना कैसे है, वो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। हाउ डू दे रन द नेशन? दे रन द नेशन थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, राइट, डिफेंस मिनिस्टर है, उसके अंदर पूरी मिनिस्ट्री चल रही है। वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बनाते हैं कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री बनी हुई है। वी हैव डिफरेंट मिनिस्ट्रीज फॉर एवरीथिंग। ये मिनिस्ट्रीज कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द रूलिंग गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी, जो भी आप बोलो, इन्होंने क्या बनाए हुए हैं? अपनी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनाई है, जिससे ये अपना काम कर रहे हैं, जिससे ये अपना फंक्शन कर रहे हैं, जिससे ये अपना ऑपरेट कर रहे हैं। सो लॉ क्या है? लॉ क्या है? अगर हम कंपनी की बात करते हैं, वी ऑल नो अबाउट कंपनीज एक्ट, वी हैव ऑल रेड अबाउट कंपनीज एक्ट। तो अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनी कैसे चलानी है, उसकी पूरी की पूरी एक्ट बनी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013। हमें उसमें दिखता है फाइल सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये एक्ट में लिखा है। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय मिनिस्ट्री, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय मिनिस्ट्री। इस एक्ट को बदलने के लिए पार्लियामेंट का एग्री होना जरूरी है। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इनका एग्री होना जरूरी है। पर हाँ, फॉर्म क्या होना चाहिए, फॉर्म में चेंज लाना है उस रिस्पेक्ट में आपको, कि चलाना कैसे है, हमें पता क्या कि ये करना है, ये कैसे करना है, उसका प्रोसीजर वो आप बता दीजिए, क्योंकि एग्जीक्यूट तो आप ही को कराना है ना। तो आप बता दीजिए आपके लिए क्या कन्वीनियंस है, आप उसको बदल सकते हो, राइट। वी टॉक अबाउट पुलिस, वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, वी टॉक अबाउट फाइनेंस, सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है थ्रू द मिनिस्ट्रीज, राइट। So we have legislative body, one who makes law. We have executive body, one who executes law or makes sure that law is being followed in a manner it should be. And we have a judicial system which actually is responsible for interpreting law. राइट, अपार्ट फ्रॉम कि हाँ भाई फैसले सुनाने और करना, उसके अलावा वो क्या करते हैं? लॉ को इंटरप्रेट भी करते हैं। तो ये तीन बॉडीज मिलके हमारे नेशन को रन कर रहे हैं, राइट। नाउ हम वापस आते हैं अपने चार्ट पे। We have some system or some set of rules which are created and enforced through government, right? So it is enforced through government. जो executive body होती है वो हमारी government होती है। Government comprises of all the ministers. All the ministers मतलब even the prime minister, सारे minister है, सारे minister के head prime minister, तो prime minister और सारे head वो सारे के सारे सारी ministries हो गई, plus the president also comes, तो वो क्या हो गया हमारा? government हो गई, central government हो गई। खैर, Is it different from act? Of course it is. Law बहुत वाइड टर्म है। लॉ का मतलब सिर्फ एक एक्ट नहीं होती है। इट इज़ एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डिनेंस, सारी की सारी चीज़ें हमारे लॉ के टर्म में आती हैं। अब
ऑर्डिनेंस क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, रूल, सर्कुलर, धीरे धीरे करके आपको इस सारे मैटर पे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी। इनफैक्ट ऑर्डिनेंस पे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है विच यू कैन सी ऑन यूट्यूब एज एंड व्हेन यू आर फ्री। ठीक है, अगर लॉ को नहीं माना तो दो तरीके की पेनाल्टी या लाइबिलिटी होती है, एक आपको जेल हो सकता है, एक आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, दोनों भी हो सकता है। एक्ट कैसे पास होती है, दिस वी ऑलरेडी नो। Now we come to corporate law. We come to corporate law. देखो हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है, कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस। कंप्लायंस हमारा लॉ से ही बनता है, कंप्लाई करना किसी भी चीज़ को जो हमें बताई गई है उसको कंप्लाई करना है। तो क्या हमें बताया गया है वो हमें पहले पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे कंप्लायंस करते हैं एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। क्लियर? सो माय डियर, हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में वैसे तो बहुत सारे लॉज आते हैं, बट फिलहाल द फर्स्ट वन दैट वी आर स्टार्टिंग इज कंपनीज एक्ट। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी कैसे बनानी है, कंपनी कैसे चलानी है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कंपनी लॉ में, कंपनी के रिस्पेक्ट में बनाए गए कानून में। सवाल ये उठता है कि ये कानून किसने बनाया? मैम किसके पास पावर थी इस कानून को बनाने की? क्या ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट ने बनाया है, दोनों ने मिलके बनाया है, क्या है? हम अगर अपनी यूनियन लिस्ट चेक करते हैं और ऐसा कुछ मिलता नहीं है, यूनियन लिस्ट में एक रेसिडुअल एंट्री मिलती है, मतलब बाकी मैटर्स अगर आप सेंट्रल लेवल पे बनाना चाहते हो तो वहाँ से आप पावर डिराइव कर सकता है पार्लियामेंट, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, रूल, कानून बना सकते हो। So Parliament got its power from that residual entry only, which is entry 97 of the Union List of Constitution. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि जो हमारी कंपनीज एक्ट है भाई एक बार में नहीं आई है, कंपनीज एक्ट धीरे 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 आई है। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड स्लोली। कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड स्लोली। और अदरवाइज भी अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट में बड़े सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बड़ी सारी एक्ट्स आई गई। सो इफ आई सम अप वी हैव लॉ, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने पावर ली कॉन्स्टिट्यूशन से और एक लॉ बनाया। लॉ बनाने के लिए क्या होता है, हमें पहले एक ड्राफ्ट प्रपोजल चाहिए होता है कि भाई हम प्रपोज कर रहे हैं, कोई भी प्रपोज कर सकता है, हम प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब ये प्रपोजल सबके सामने आता है, उस पर डिस्कशंस होते हैं, बातचीत होती है, इट पासेस ऑन, इट गोज टू द अदर स्टेज, देन अगेन इट पासेस ऑन और प्रेसिडेंट के पास जाके फाइनली हमको एसेंट मिल जाती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फंडामेंटल लॉ सुप्रीम अथॉरिटी, लॉ मेकिंग सुप्रीम अथॉरिटी, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? पार्लियामेंट ने ऐसा करके एक्ट बनाई, कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं बोल रही क्योंकि बहुत सारी एक्ट बताई। अगर कंपनीज एक्ट 2013 की हम हिस्ट्री देखें ना तो 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ पर बहुत सारे रिजेक्शंस हुए, फिर दिसंबर 12 में लोकसभा में क्या कहते हैं पास हुआ, अगस्त 13 में राज्यसभा में पास हुआ एंड 29 अगस्त 2013 को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो 2010 में रिपोर्ट सबमिट हुई, 11 में, 12 में, जून 12 में, आई थिंक अक्टूबर 12 में, फिर दिसंबर 12 में फाइनली अप्रूव हुआ था लोकसभा में। तो इट हैज़ अ ह्यूज हिस्ट्री एंड इट ऑल्सो गॉट इम्प्लीमेंटेड स्लोली। कुछ सेक्शंस हमारे 30 अगस्त को नोटिफाई हो गए थे, फिर अगेन कुछ सेक्शंस की अगर हम बात करें तो 12 सितंबर को नोटिफाई हुए एंड लाइकवाइज नाउ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं पूछती हूँ,
एक इंटरेस्टिंग बात मैं पूछती हूँ, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो इट। 29th अगस्त 2013, 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला, मतलब लेट्स से प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला हमको शाम को 3 PM पे, शाम को 3 बजे प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला। अब हम क्या बोलेंगे, दिस एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम 29 अगस्त रात 12 बजे से, मैं बहुत कन्वीनियंटली ऐसे लिख रही हूँ, 30th अगस्त रात 12 बजे से 30th अगस्त मॉर्निंग 9 AM, कब से ये एप्लीकेबल हो गया? आई डोंट थिंक आपके पास इससे अलावा भी कोई और प्रोबेबल ऑप्शन दिमाग में चल रहा होगा। अगर देर चल रहा है तो उसको तो काट दो, ऐसा तो कुछ है भी नहीं। और आई एम सो सॉरी, सबसे मेन चीज़ तो मैंने लिखनी ही भूल गई। हाँ, 29 अगस्त 3 PM से, ये 4 प्रोबेबल ऑप्शंस हैं कि हमारी एक्ट कब से इफेक्टिव होगी। इन 4 में से क्या लगता है कि क्या सही ऑप्शन होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। Imagine your birthday, it's exactly like the same how this operates. No matter if I'm born on, born around 11 AM, 12 PM, या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी समय I'm born, it doesn't matter. As soon as the clock strikes 12, रात में जैसे ही हम देखते हैं मोबाइल में 0000 हैप्पी बर्थडे टू यू शुरू हो जाता है हमारा, राइट? इट इज एग्जैक्टली द सेम। डजेंट मैटर प्रेसिडेंट ने कब अप्रूवल दिया था, हमारी एक्ट की इफेक्टिवनेस, एप्लीकेबिलिटी रात में 12 बजे से होती है। Now before Companies Act 2013 there were also many acts, हमारे पास बहुत सारी एक्ट थी, एंड वो सब एक्ट अब रिपील हो चुकी है, तो उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपसे नहीं बोलना चाहूँगी। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट 1956 भी Jan 19 में पूरी तरीके से हट गई थी और न्यू एक्ट आ गई थी, इवन आफ्टर द फैक्ट कि ये बहुत बार पार्ट्स में नोटिफाई हुई थी। प्रोड्यूसर कंपनी करके एक टॉपिक हमारा बचता था, वो भी हट चुका है। प्रोड्यूसर कंपनी भी पहले ये प्रपोज्ड था कि प्रोड्यूसर कंपनी की एक नई एक्ट बनेगी, अब ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट में ही हमें प्रोड्यूसर कंपनी के भी प्रोविजन सारे के सारे मिल जाते हैं, राइट? सो नाउ दैट एक्ट इज कंप्लीटली रिपील्ड एंड अब हमारे पास एक नई एक्ट है, फाइन। तो मैम हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे हम कंपनी लॉ। कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 has come to regulate a business form of organization, a very popular one, which is company. ठीक है मैम। कंपनीज एक्ट 2013 क्योंकि एक एक्ट, एक कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसको बदलने के लिए पार्लियामेंट की ही ज़रूरत है, पर उसको चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सब which is also called as delegated legislation या subordinate legislation, इसकी पावर किसके पास है? हमारे पास गवर्नमेंट या मिनिस्ट्रीज के पास होती है। तो दैट इज बीइंग इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। ठीक है, तो हमारे पास कंपनीज एक्ट है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, हमारे पास रूल्स या नोटिफिकेशंस या सर्कुलर हैं जिसको MCA ने बनाया है, मिनिस्ट्री ने, राइट? दिस कैन बी अमेंडेड बाय मिनिस्ट्री, दिस कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, राइट? तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। प्लस ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया, ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने बनाया, एंड हमारी जुडिशियल बॉडी जो है
वो हमें कुछ केस लॉ के रेफरेंसेस देती है जिससे भी हमें पता चलता है हाउ लॉ हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड। ये तीनों चीज़ें मिला के if we comprise of all these things, then we actually can properly read Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनी एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। क्लियर? आई होप दैट्स क्लियर। कंपनी क्या होती है? हम सिर्फ एक ही चीज को कंपनी बोलते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या वो ग्रुप ऑफ पीपल who come and register themselves as company. Section 2 Clause 20 of Companies Act 2013 हमको बोलता है कि a company means a company which is registered under this act or previous company law. Previous company law मतलब क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भाई कब की है? कंपनीज एक्ट 2013 तो अभी आई है, कितना टाइम हुआ ही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इतने पहले की है, वो कंपनी है कि नहीं है? है मैम, बिल्कुल है। तो क्या वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हो सकती है? नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 जब अभी आई, 2013 में आई ना, तो आप उसके पहले कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हो? तो वो प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, स्टिल इट्स नोन एज कंपनी ओनली, स्टिल इट इज अंडर द परव्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसको भी वो नियम कानून सब मानने पड़ेंगे। क्यों है कंपनीज एक्ट? कंपनी क्यों है? बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अदर फॉर्म्स, जो आपको समझ में आएगा आपके अगले क्लास में। वी हैव अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज बनी, और बनी बड़े धोखे खाता है, तो बनी के थ्रू हम ये समझेंगे वाई कंपनी, बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। कब आई ये? वी ऑल नो दैट। कहाँ एप्लीकेबल है? इंडिया में सब जगह। कैसे आप इसको बनाते हो या कैसे आप इसको रन करते हो? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फाइन, क्लियर? कंपनीज एक्ट 2013 में भाई 29 चैप्टर्स हैं, काफ़ी सारी बड़ी एक्ट है, 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स, ठीक है। और हर चैप्टर में बड़े सारे रूल्स, बड़े सारे रूल्स, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है मैम? वी हैव टू रीड सम पार्ट्स ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सारे टॉपिक्स हैं बेसिकली, और एप्लीकेबिलिटी वगैरह तो ये सब तो आपको पता ही होगी, कैसे एक्ट नोटिफाई हुई, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगी। मैं ऐसे काट रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि अपने नोट्स में तुरंत निकाला और काट पाट दिया, नहीं, ऐसा काम मत करना। ओके, सो एक चीज़ which I want all of you to note before we proceed further is authorities under company law, or you can say authorities under Companies Act. Authorities under Companies Act, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वी हैव सबसे पहले MCA। आज का क्लास ऐसा कुछ वो नहीं होने वाला था, बट स्टिल आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट दिस। आप अपने चार्ट में ही ये चीज़ नोट कर लेना। अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, फर्स्ट इज MCA। MCA का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इनफ, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विच हैज द पावर टू मेक रूल्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद लिखिए ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, they maintain records of all companies
they maintain records of all companies appointed in every state. हमारी पूरी कंट्री में 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे एक ही स्टेट में 2 आरओसी हैं, 2 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन सी ऐसी 2 स्टेट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इन द नेक्स्ट क्लास आपको ये डेफिनेटली पता चल जाएगा कौन सी 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे डबल आरओसी ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे डबल आरओसी ऑपरेट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आरओसी है, हमारे पास मिनिस्ट्री है, हमारे पास एक और अथॉरिटी आती है विच इज़ आरडी, रीजनल डायरेक्टर। ये हर रीजन में होते हैं। अब रीजन का मतलब क्या है, जैसे एक स्टेट है तो यहाँ पे आरओसी है, हो सकता है यहाँ पे दूसरी आरओसी है, यहाँ पे तीसरी आरओसी है। इन 3 स्टेट्स को बना के एक रीजन बना दिया गया और इस रीजन का हमारे पास रीजनल डायरेक्टर होते हैं। सो रीजनल डायरेक्टर जो है यू कैन से दे आर इन चार्ज ऑफ अ रीजन, और इनके अंडर एक से ज़्यादा हमारी आरओसी आ सकती हैं, एक से ज़्यादा आरओसी आ सकती हैं। दे सुपरवाइज वर्किंग of ROCs. They supervise working of ROCs, right? So we have ROC, we have regional director, then we also have NCLT and we have NCLAT. NCLT और NCLAT हमारी जुडिशियल बॉडी का हिस्सा होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कोर्ट होते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कोर्ट के पास जाते हैं। NCLT विच इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड NCLT विच इज़ नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये दोनों क्या करते हैं, दे एक्ट एज कोर्ट्स अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, फाइन, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देखो ऐसा नहीं है, अगर हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ेंगे विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट लॉ, तो उसमें भी आप जो जुडिशियल बॉडी देखोगे वो आप NCLT और NCLAT ही देखोगे, राइट। सो इट एजुडिकेट्स द केसेस अंडर कंपनीज एक्ट एज वेल एज अंडर IBC, तो आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, राइट। सो आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हैं। एक और चीज़ विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है दैट हाउ डू वी रीड अ लीगल साइटेशन, so kindly note that also. लीगल साइटेशन कैसे पढ़ोगे, A versus X 410 AIR, let's say for example 2081989, ऐसा करके कुछ हमें मिलता है। बहुत लंबा सा केस लॉ लिखा हुआ है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इसको कैसे पढ़ें। तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट नेम ऑफ पार्टीज। एक वो होता है जिसने केस फाइल किया है, एक वो होता है जो डिफेंड करता है, राइट। जो केस फाइल करता है कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, इसीलिए वो केस फाइल कर रहा है, तो वो हमारा प्लेंटिफ, एग्रीव्ड पार्टी, प्लेंटिफ हम उसको कहते हैं। जो केस डिफेंड करता है कि भाई अब मेरे ऊपर केस फाइल हो ही गया है तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं, वो होता है हमारा डिफेंडेंट, ठीक है। द पर्सन अगेंस्ट होम द केस हैज बीन फाइल्ड, ओके।
नाउ अच्छा, कोड का नाम नहीं लिखा ना मैंने, लेट्स राइट योर SC ऑल्सो, लेट्स बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट दिस। ये हमारी होती है वॉल्यूम नंबर। सी आजकल गूगल ने बहुत ओवर पावर कर लिया है हमें, तो हमें कोई भी चीज़ देखनी होती है ना तो हम गूगल पे देख लेते हैं, बट गूगल इज़ नॉट समथिंग विच इज कैन गिव अस एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। तो जितने भी आज तक के केसेस बने हैं, उनका क्या फैसला हुआ, उसमें क्या बातें थी, वो सारी की सारी हमारी लॉ जर्नल्स में क्या होती हैं, चली जाती हैं, लॉ जर्नल्स में चली जाती हैं। तो ये जर्नल का वॉल्यूम नंबर है जो हमें मिलता है, ये हमारा जर्नल का नेम है। जैसे ऑल इंडिया रिपोर्टर, राइट, तो ये जर्नल का हमारा नेम है। ये हमारा केस का बिगनिंग पेज नंबर है, केस का बिगनिंग पेज नंबर है कि केस हमारा हो सकता है 5 पेजेस तक चले, तो एक ही पेज नंबर यहाँ पे लिखा हो सकता है। तो हमारा जहाँ से पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है वो लिखा हुआ रहता है हमारा। सो वी हैव वॉल्यूम नंबर, वी हैव लॉ रिपोर्टर, दैट इज जर्नल नेम, वी हैव द पेज नंबर, दिस इज ईयर, ईयर ऑफ डिसीजन, ईयर ऑफ डिसीजन, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स, किस कोर्ट में कहाँ पे फैसला हुआ था वो चीज़ लिखी रहती है। तो इस तरीके से एक केस लॉ को साइट किया जाता है, कोट किया जाता है, एंड इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं इस केस लॉ के डिसीजन पे। हम देखेंगे कौन सा जर्नल है, कौन सी उसकी वॉल्यूम है, कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। फिर वी कैन रिकन्फर्म चेकिंग द नेम ऑफ पार्टीज, ईयर एंड डिसीजन कि कौन से कोर्ट का था। तो इस तरीके से साइटेशन किया जाता है। सो आई थिंक दैट्स क्लियर, फाइन, ओके। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Companies Act extends to whole of India. It is also applicable to banking, insurance and electricity companies. So far the provisions are consistent with the respective laws. तो ये हमारी applicability की एक छोटी सी बात है which you all very well know. Now our first chapter, घबराओ मत, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। आज मैं ये पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज आई नो आज के टाइम मतलब आज के क्लास में मैंने आपको पहले ही बोला था दैट दिस इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू लॉ एज अ सब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द करिकुलम ऑफ CMA फाइनल लॉ। कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली आज के क्लास में डिस्कस करनी थी, व्हिच आई थिंक सो फार वी हैव डिस्कस्ड। अब एक ही समय कितना आप लोगों के ऊपर प्रेशर डालूं, तो धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीज़ें और डिस्कवर करते जाएंगे। वी स्टिल हैव अ लॉट टू डिस्कस अबाउट आवर बेसिक्स, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विल डू दैट। कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्शन का मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर आप अपना स्टडी मटेरियल खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें कंप्राइज किया हुआ है। वी हैव सम बेसिक्स अबाउट कंपनी, वी हैव हाउ टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, निधि, प्रोड्यूसर, फॉरेन कंपनी के बारे में, एंड देन सम कन्वर्जन पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में मिलती हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी भी। तो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द सेम फ्लो जो हमारा CMA फाइनल का सिलेबस कहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम निधीज बाद में करेंगे या प्रोड्यूसर कंपनी बाद में करेंगे या फॉरेन कंपनी बाद में करेंगे, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी, शायद CA फाइनल लॉ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फॉरेन कंपनीज आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पूरा चैप्टर है, बट यहाँ पे आपके कोर्स में कंटेंट कम है, ठीक है। तो एक दो सेक्शन से आप बच जा रहे हो तो क्यों ना बचो, राइट। तो इसीलिए एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम पैटर्न ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर की PDF डिज़ाइन है। जो चीज़ें होनी चाहिए वही चीज़ें इसमें हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। कंपनी क्या होती है ये आपको ऑलरेडी पता है। कंपनी का जनरल मीनिंग क्या होता है भाई, कुछ लोग मिल गए, कुछ लोग मिलके साथ में काम करना चाह रहे हैं,
अब वो क्या काम करना चाह रहे हैं, कोई कॉमन काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने सोचा प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, नहीं चलो कंपनी करते हैं। कंपनी मतलब क्या, आप अपने आप को रजिस्टर कराओ अंडर कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ में, तो उसको हम कंपनी बोलते हैं। ये बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर्स, अ लॉट ऑफ रूल्स। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव ROC, आई हैव टोल्ड यू, वी हैव NCLT, वी हैव NCLAT, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू। आपको ये जो चीजें दिख रही हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर, पब्लिक ट्रस्टी, डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन, ये आपको मैं ग्रेजुअली बताऊंगी व्हाट इज इट, ठीक है, अभी आपको ये चीजें मैं नहीं बताने वाली हूँ, राइट। अगर हम एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, जोग्राफिकली बात करें तो इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, एंड अदरवाइज बात करें तो हर वो कंपनी जो इसमें रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है उस पर अप्लाई होता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पे भी अप्लाई होता है। पर अगर बैंकिंग कंपनी का रिस्पेक्टिव प्रोविजन, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किसी चीज ने बोला कि ये ऐसे होगा, तो फिर वो वैसे ही होगा, मतलब स्पेसिफिक प्रोविजन शैल prevail over general one which is given under Companies Act, ठीक है, और कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे इन दिस रिगार्ड, ठीक है। ये मैंने इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोला, बिकॉज ये बेसिक्स तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक so far we have understood, we are actually going to start our chapter from the next class, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी हुआ, थैंक यू।